नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। आप इस वीडियो में अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहा जाता है, साथ में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले जस्ट हमने पहले एक टॉपिक देखा था स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने देख लिया था कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपके पास में एक कुंडली है, यदि उस कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है या उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली के अंदर ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। यह हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें ऐसा है कि हमारे पास में दो कुंडलियां होगी। कितनी कुंडलियां होगी? दो कुंडलियां होगी। एक कुंडली में हम धारा परिवर्तित करेंगे तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से उसके पास में रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी जो कुंडली होती है उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बता देता हूं कि जैसे ये हमारे पास में एक कुंडली है, ये क्या है, हमारे पास में एक कुंडली है, इसमें से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा का प्रवाह कर रहे हैं। तो इसके पास में एक अन्य कुंडली और रखी है, अन्य कुंडली हमने क्या कर दी है, रख दी है। यहां पर ये धारामापी लगा हुआ है। क्या लगा है? धारामापी लगा हुआ है। अब देखिए, जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली में से भी होकर गुजरती है। देखो, एक बार इसको समझ लीजिए कि एक कुंडली में हम धारा परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में भी धारा परिवर्तन के कारण से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, फलस्वरूप उसमें से भी विद्युत का प्रवाह होगा। तो एक कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी वाली कुंडली में से भी विद्युत का प्रवाह होता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। एक बार इससे की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसके पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, जो दूसरी कुंडली है, एक में हम धारा का मान परिवर्तित कर रहे हैं, धारा की वैल्यू बदल रहे हैं, तो दूसरी कुंडली के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे इसमें से धारा I1 बह रही है तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है
वो I2 उत्पन्न हो रही है। तो इसमें हम धारा परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे संबद्ध इस कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तत्पश्चात इस कुंडली के अंदर प्रेरित धारा I2 उत्पन्न होगी। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये हमने फैराडे के जो प्रयोग है उसमें भी देख लिया था कि एक कुंडली से जब हम धारा परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। तत्पश्चात उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस अन्योन्य प्रेरण के कारण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन क्या होगी या प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो देखिए हमने प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन के लिए लेंज के नियम को पढ़ लिया है। वो ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। क्लियर। अब देखिए इसमें प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी। यदि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही है, तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आ जाए। और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी कुंडली में, चाहे अन्योन्य प्रेरण की घटना में, चाहे स्व प्रेरण की घटना में हो, चाहे किसी भी प्रकार से, यदि कोई कुंडली है तो उस कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है या जो प्रेरित धारा है उसकी डायरेक्शन सदैव इस प्रकार होती, उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ने से यदि उत्पन्न होती है प्रेरित धारा तो उस धारा की दिशा इस प्रकार होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी कर दे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो रही है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उनकी संख्या में वृद्धि कर दे। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब विद्यार्थियों मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं। देखिए क्या है कि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसके पास रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध मतलब रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में दूसरी कुंडली से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास में दो कुंडलियां होगी, एक कुंडली में जब धारा परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। यह है अन्योन्य प्रेरण की घटना। देखिए दूसरी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित धारा है, दूसरी कुंडली में
दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। एक बार देखिए, फिर से सुन लीजिए कि जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी कर दे। और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर दे। यहां पर ये सब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो अनोन्य प्रेरण है वो यूज में कहां होता है, क्या कहीं पर इसका उपयोग भी होता है क्या? तो विद्यार्थियों, हम अगले चैप्टर में जो प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर है उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, और आपने कक्षा 10 में भी ट्रांसफार्मर नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें उसका सिद्धांत देखा होगा कि वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली में आप आरोपित वोल्टता लगाते हैं, दूसरी कुंडली के ऊपर वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरण कुंडली अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये किन सिद्धांतों पर काम करेंगे? ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा प्रेरण कुंडली भी अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अब हम यहां पर परिभाषित करते हैं अनोन्य प्रेरकत्व। अनोन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, जिस प्रकार से हमने स्वयं प्रेरण की घटना में एक गुणांक परिभाषित किया था, स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, ठीक उसी प्रकार से ही अनोन्य प्रेरण की घटना में भी हम यहां पर एक गुणांक कोफिशिएंट परिभाषित करने वाले हैं। अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक। देखिए, हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया है कि जब पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो दूसरी कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके पीछे रीजन होता है दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होना। क्लियर? तो देखिए कि यदि हम दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वो पहली कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि पहली कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा। एक बार मेरे जो स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान पहली कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए, मैं यहां पर पुट कर देता हूं इस स्टेटमेंट को। ये क्या है? दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान,
मान पहली कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखिए, यदि हम दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको N2 से लेकर चलें, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है तो वो क्या होगा, N2 इंटू में Φ2, ये समानुपाती हो जाएगा पहली कुंडली में से बहने वाली धारा के N2 इंटू Φ2, समानुपाती हो गया I1 के। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, N2 इंटू Φ2 इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं M21 से। किससे लिखा जा रहा है, M21 से, जहां M21 देखिए कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है इसको हम अनोन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए M21 का मतलब है पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, पहली के सापेक्ष से दूसरी का अनोन्य प्रेरण गुणांक है M2 आ गया, 2 यहां पर पहले, इसका मतलब दूसरी कुंडली का अनोन्य प्रेरकत्व है और पहली के रेस्पेक्ट है। दो की जब हम तुलना करते हैं तो पहली के रेस्पेक्ट दूसरे का अनोन्य प्रेरण गुणांक या अनोन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि M21 क्या है, पहली कुंडली के सापेक्ष, पहली कुंडली के सापेक्ष, पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का, दूसरी कुंडली का अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, अनोन्य प्रेरण गुणांक। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस इक्वेशन को हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहां मैं दूसरी कुंडली से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो दूसरी कुंडली से में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसे हम E2 से पुट कर दें। किससे पुट कर दें, E2 से। तो E2 बराबर क्या आएगा, दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। तो मैं यहां पर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2, एक फेरे से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम Φ2 से पुट कर दें, तो E2 बराबर आ गया माइनस में N2 d Φ2 अपॉन dt। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस N2 को यदि हम अंदर ले जाएं तो माइनस में d बाई dt, यह आ गया N2 Φ2, N2 Φ2 आ चुका है। अब इस N2 Φ2 के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, यहां से देखिए N2 Φ2 बराबर होता है M21 I1, तो इसके स्थान पर मैंने पुट कर दिया है, ये माइनस का साइन है, d बाई dt है M21 I1। हो सकता है ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं यहां पर फिर से पुट कर रहा हूं, माइनस में d बाई dt M21 I1, ये मैंने पुट कर दिया है। N2 Φ2 की जगह M21 I1 पुट कर दिया है। इसमें जो M21 है यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको हम ले लेंगे इस डिफरेंशिएशन से बाहर, तो M21 di1 अपॉन dt आ चुका है। क्लियर।
इस M21 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में E2 अपॉन DI1 अपॉन DT, ये लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसको हम पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान देंगे, M21 यह पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यह है दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम क्या कर दें, यदि DI1 अपॉन DT बराबर ले लें 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ये देखिए इस I का मात्रक तो हो गया एम्पियर, T का मात्रक हो गया सेकंड, तो DI1 अपॉन DT है 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो क्या होगा, तो M21 का मान E2 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए एक बार इसके डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहां पर देखिए डेफिनेशन पुट कर रहा हूं मैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, कि यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके तुल्य होगा, पहली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। यहां तक आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं यहां पर ये जो M21 है अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको परिभाषित करने वाला हूं। ये तो कर चुके हैं, इसके मात्रक विमा की बात करने वाला हूं। तो देखिए जो फॉर्मूले हैं उन्हीं से ही हम इसके मात्रक और विमा की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो भी स्वयं प्रेरकत्व की भांति एक अदिश राशि होती है। हमने स्वयं प्रेरकत्व को L से पुट किया था, वो एक अदिश राशि थी। ठीक उसी प्रकार से ही ये जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो भी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को ही पुट कर रहा हूं कि जो M है वो एक अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, एक अदिश राशि होती है। तो कैपिटल M एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। फिर इसके पश्चात हम बात करेंगे M का मात्रक। M यहां पर मैं ले लेता हूं M21, तो M21 का मात्रक किसके तुल्य होगा, E2 अपॉन DI1 अपॉन DT का मात्रक। तो देखिए E2 अपॉन
di1 अपॉन dt का मात्रक। तो यहां पर हमारे पास में इसका जो मात्रक है वो है वोल्ट, di का मतलब हो गया है धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, dt का मतलब हो गया है सेकंड जो कि ऊपर चला गया है, तो वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर ये अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। और विद्यार्थी इसे ही हम हेनरी कहते हैं, इसे हेनरी कहा जाता है। कैपिटल H से इसको पुट करेंगे, किससे लिखा जाएगा, कैपिटल H से इसको लिखा जाएगा। एक बार इसे फिर से समझ लेंगे कि वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं, कैपिटल H से इसको पुट किया जाता है। और जो हमने स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक पढ़ा था उसका मात्रक भी हेनरी ही था। तो प्रेरकत्व चाहे वो स्व प्रेरकत्व हो या अनोन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का ही मात्रक हेनरी होता है और हेनरी को कैपिटल H से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर इसकी विमा की। M21 की विमा वही होगी जो E2 अपॉन में di1 अपॉन dt की विमा होगी। अब देखिए इसकी विमा किसके तुल्य होगी। E2 का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर, और विभवांतर का मतलब होता है W अपॉन में Q, W अपॉन में Q होता है। और ये हमारे पास में है यहां पर di1 dt यहां पर ऊपर चला गया, तो इस राशि की विमा ही M21 की विमा होगी। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं W की जो विमा है वो हमारे पास में होती है M1 L2t-2, dt समय है जिसकी विमा t1, Q इसकी विमा हो गई है A1 t1, di जिसकी विमा हो गई है A। फाइनली जो इसकी विमा है वो क्या निकल कर आएगी, देखिए M21 की विमा अर्थात अनोन्य प्रेरकत्व की जो विमा है वो क्या होगी, M1 L2, देखो T1 से T1 कैंसिल हो गया, T की घात -2 रह जाएगी, T-2 A1 से A1 और A1 कितना हो गया A2, जब बट्टे से ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। ये हमारे पास में आ चुकी है अनोन्य प्रेरकत्व की विमा। विद्यार्थी अब हम बात करेंगे दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक या अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। विद्यार्थियों अब देखिए कि दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरकत्व अनोन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक। हम यहां पर दो परिनालिकाएं लेंगे, दोनों की अक्ष सेम लेंगे, दोनों की लंबाई समान लेंगे, त्रिज्याएं उनकी भिन्न भिन्न, फेरों की संख्या भिन्न भिन्न, और किसी एक के रेस्पेक्ट दूसरी का अनोन्य प्रेरण गुणांक यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए हम यहां पर दो परिनालिकाएं लेकर चल रहे हैं। ये एक परिनालिका है जिसकी रेडियस है ज्यादा, ये इसकी अक्ष है। अब हमें दूसरी परिनालिका लेकर चल रहे हैं, ये हमारे पास में दूसरी परिनालिका है। जिसकी रेडियस है कम, ये इस तरीके से हमने दिखाया है। क्लियर।
क्या आप लोगों को दो अलग अलग प्रणालिकाएं दिखाई पड़ रही है? देखिए, दो हमने यहां पर कुंडलियां ली है या दो हमने यहां पर प्रणालिकाएं ली है। जो छोटी वाली है इसको हम नाम देते हैं S1 और जो बड़ी वाली है उसको हम नाम देते हैं S2। देखिए, प्रणालिका को अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है S1 S2। क्लियर? अब देखिए, S1 और S2 दोनों में हम फेरों की संख्या, धारा सब अलग अलग यहां पर आप लोगों के सामने रख देते हैं। ये S1 और S2 के लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाहित धारा की। प्रवाहित धारा, तो S1 में से बहने वाली जो धारा है वो है I1, S2 में से बहने वाली धारा है वो है I2। तो यहां से बह रही है I1 और यहां से जो धारा बह रही है वो है I2। क्लियर? अब हम बात करते हैं फेरों की संख्या। फेरों की संख्या जो S1 प्रणालिका है उसमें हम कैपिटल N1, S2 प्रणालिका में कैपिटल N2 फेरे लेकर चल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लंबाई, तो दोनों की ही लंबाई हम सेम लेकर चलेंगे। फिर हम बात करेंगे एकांक लंबाई में फेरे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जिसे हम N1 से और इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को N2 से पुट कर रहे हैं। इनकी त्रिज्याएं, इनकी त्रिज्या एक की R1 ले लेते हैं, दूसरे की R2 हम ले लेते हैं। देखिए, त्रिज्या वाला जो पार्ट है वो दिख नहीं रहा होगा। R1 R2 हम यहां पर इनकी त्रिज्याएं लेकर चल रहे हैं। क्लियर? अब देखिए कि हम ये जानते हैं कि जब पहली कुंडली में से, पहली प्रणालिका में से धारा प्रवाहित होती है, इसमें से जब धारा प्रवाहित होगी तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहां पर देख लेते हैं। तो मैं सीधा सीधा ज्यादा थ्योरी यहां पर आप लोगों के सामने नहीं रख रहा, नहीं पुट कर रहा हूं, सीधा सीधा पुट कर रहा हूं कि दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, समझ लीजिए आप लोग कि दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम लिख रहे हैं N2 Φ2 से, और ये पहली कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये हमने इसी वीडियो में ही देख लिया है। क्लियर? देखिए, जो कि किसके बराबर होगा? M21 I1 के बराबर होगा। ये हमने इस वीडियो में देख लिया। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने यहां पर दे दिया है। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है? N2 किसके बराबर है? N2 का मतलब है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये दूसरी कुंडली में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इनटू उसकी लंबाई से हम उसको पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? Φ2। देखो, अब इसको समझना है, आप लोग सारा दिमाग अब यहीं पर लगाएंगे कि दूसरी कुंडली बड़ी त्रिज्या वाली है। अब दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम देख रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कौन क्रिएट कर रहा है? पहली कुंडली में जब धारा बहती है तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहली कुंडली में धारा कितनी बह रही है? I1। और पहली कुंडली के अंदर इस जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, इस वाले भाग के अंदर इसकी रेडियस R1 हम लेकर चल रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है? R1। और यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है, बड़ी वाली कुंडली की रेडियस कितनी है? R2। तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम देख रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है? चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, इंटू में क्षेत्रफल। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कौन क्रिएट कर रहा है?
दूसरी कुंडली से रिलेटेड देख रहे हैं, बट पहली कुंडली की वजह से उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? पहली कुंडली की वजह से। और किसी परिनालिका के कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 Ni होता है। कितना होता है? μ0 Ni। तो दूसरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 N1 I1 और उसका क्षेत्रफल कितना लेकर चले? A1। अब इस A1 का मान किसके बराबर होगा? A1 का मतलब है पहली कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं यहां पर M21 I1 बराबर, देखो N2 का मान तो कितना है, देखो मैंने इस पद को इधर लिख दिया, तो N2 बराबर तो कितना है? N2 इंटू L, फिर फाई टू कितना है? μ0 N1 I1, A1 कितना है? पाई R1 स्क्वायर। ये है विद्यार्थियों। I1 से यहां पर I1 कैंसिल हो जाएगा, देखो I1 इधर कैंसिल, तो M21 कितना आ गया है? M21 आ चुका है μ0 N1 N2, देखो N1 रखा, फिर N2 रखा, फिर I1 कैंसिल हो गया, पाई R1 स्क्वायर इंटू में L। ये हमारे पास में आ चुका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। M21 बराबर μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L हमें मिल चुका है। क्लियर? तो ये आ चुका है पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक M21 बराबर μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। अब हम यहां पर बात करेंगे विद्यार्थियों कि यदि हम दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहां पर देखते हैं तो इस तरीके से आता है। अब यदि हम पहली कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स देखते हैं, भाई दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं I2, तो पहली कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? पहली कुंडली मतलब परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स, पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? देखो इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स N1 ∅1, पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे पुट करें? N1 ∅1। वो N1 ∅1 किसके बराबर होगा? दूसरी कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। दूसरी कुंडली में से बहने वाली धारा कितनी होती है? I2। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो हमारे पास में आ जाता है M12। N1 ∅1 बराबर आ गया है M12 ∅2। मैं यहां पर N1 ∅1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या निकल कर आएगा हमारे पास में M12, ये इधर वाला पद मैं पहले लिख रहा हूं, इंटू में I2 बराबर N1 क्या है? पहली कुंडली में फेरों की संख्या, तो पहली कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? N1 इंटू L, क्योंकि ये तो है कुल फेरे, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के पदों में इसको पुट करेंगे तो N1 इंटू L। ये मैंने देखो M12 I2, ये तो ये लिख दिया, इस N1 का मान लिखा है। अब ∅1 है चुंबकीय फ्लक्स, और कौन सी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स हम देख रहे हैं? देखिए दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरी कुंडली के कारण से पहली कुंडली में देख रहे हैं। दूसरी कुंडली के कारण से किसमें देख रहे हैं? पहली कुंडली में। तो पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना क्रिएट हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स को हम B इंटू में A से पुट करते हैं, B इंटू में B डैश A डैश मैंने लिख दिया है, B डैश A डैश, पहले उधर B A लिखा है, अब B डैश A डैश पुट कर दिया। इसकी वैल्यू लिखनी है हमें N1 इंटू L। अब देखिए विद्यार्थियों, ये है पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स। पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कौन उत्पन्न कर रहा है? दूसरी कुंडली। अरे अब की बार यहां पर दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहली कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। दूसरी में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। तो दूसरी में जब धारा प्रवाहित होगी तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? B बराबर μ0 N1 N2 I2, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन? दूसरी कुंडली।
ये तो N1 इंटू एल, ये आ गया म्यू जीरो N2I2। ये फॉर्मूला होता है किसी कुंडली में, किसी प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो N1 इंटू एल, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें क्षेत्रफल देखो, ये है N1 की वैल्यू, ये है φ1 मतलब B की वैल्यू। अब ए तो पहली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं, तो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, यहां पर इस कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो पहले वाले की भांति पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से देखिए, इसकी और इसकी तुलना जब हम करेंगे तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, M12 बराबर म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। ये हमें मिलने वाला है। आप इस ब्रैकेट को देखिए, इसको भी देखिए गौर करके, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम प्राप्त होते हैं, इक्वल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहली कुंडली के कारण से दूसरी का और दूसरी के कारण से पहले का अनोन्य प्रेरण गुणांक सेम होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, कईयों को ये हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में कि इसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने लिया पाई R1 स्क्वायर और इसमें भी हमने लिया पाई R1 स्क्वायर। क्यों लिया? देखो, इसमें हम दूसरी कुंडली से संबंधित φ2 तो B2 इंटू A2 करे तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स कौन क्रिएट कर रहा है, पहली कुंडली तो कर रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र तो म्यू जीरो N1I1। अब दूसरी जो पहली कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र इतने ही दूर में उत्पन्न करती है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है, तो चुंबकीय क्षेत्र ही इतनी दूर में उत्पन्न होता है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पाई R1 स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है, और यहां पर क्या है, हम इतने ही क्षेत्रफल में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे को पहली कुंडली में देख रहे हैं, तो पहली कुंडली का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो पाई R1 स्क्वायर। यहां पर हम दूसरी में देख रहे हैं, बट दूसरी में भी पाई R1 स्क्वायर क्षेत्रफल में ही उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या निष्कर्ष निकला है कि यदि हम दो समाक्षी प्रणालिकाएं लें तो पहली के रेस्पेक्ट दूसरी का और दूसरी के रेस्पेक्ट पहली का अनोन्य प्रेरण गुणांक का परिमाण समान होता है, अनोन्य प्रेरकत्व सेम होगा। क्लियर? अब देखिए, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है उसको हम m से पुट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। यदि दोनों के मध्य कोई माध्यम भरा हो, यहां पर बीच में यदि कोई हम माध्यम भर दें, तब हमारे पास में अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या आ जाएगा, म्यू जीरो के स्थान पर आ जाएगा म्यू, क्योंकि ये तो है निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे ही माध्यम भर देंगे, ये तो है माध्यम में और ये किसमें, निर्वात में, तो जैसे ही हम माध्यम भर देंगे तो हमारे पास में निर्वात की चुंबकशीलता के स्थान पर माध्यम की चुंबकशीलता आ जाएगी N1 N2, तो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, और म्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू जीरो म्यू आर, म्यू जीरो म्यू आर। तो m बराबर इसके स्थान पर हम म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अनोन्य प्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरकत्व, जिसकी वैल्यू प्रणालिका की लंबाई और जो छोटी प्रणालिका है उसके आकार पर, उनकी फेरों की संख्या पर, उनमें भरे माध्यम पर डिपेंड करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनोन्य प्रेरकत्व का मान प्रणालिकाओं के अंदर फेरों की संख्या, उनके आकार और उनमें भरे माध्यम पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, अनोन्य प्रेरकत्व क्या होता है, और दो समाक्षी प्रणालिकाओं या कुंडलियों के लिए अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।